वेलकम स्टूडेंट्स, जोन टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अपन पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी मुद्दों के ऊपर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, आज शुरू कर रहे हैं अपन 1 अगस्त से 15 अगस्त तक के मुद्दे। इसके तहत क्या क्या नई बड़ी घटनाएं हुई उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला अपना टॉपिक है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। इसमें यह है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने 3 राजधानियों संबंधी बिल को अनुमति दे दी है। क्या है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने 3 राजधानियों संबंधी बिल को अनुमति दे दी है। कहने का अर्थ यह है कि आंध्र प्रदेश जो है वो भारत का पहला राज्य हो जाएगा जिसकी 3 राजधानियां होंगी। कौन कौन सी? कुर्नूल, अमरावती और विशाखापत्तनम। अब एक बुनियादी चीज समझेंगे, उसके बाद अपन राजधानियों पे आएंगे कि दुनिया में शासन व्यवस्था कोई भी हो, किसी भी शासन व्यवस्था के 3 अंग अनिवार्य हैं। जैसे कोई भी शासन व्यवस्था है, तीन अंग होते हैं। एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 अंग होते हैं शासन व्यवस्था के। काम क्या क्या होता है? तो विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना। विधायिका किसी भी कानून का निर्माण करती है और उस कानून को लागू कौन करता है? तो लागू करती है कार्यपालिका। और जब विवाद आता है तो उसका निपटारा कौन करती है? न्यायपालिका। यानी कि दोबारा समझेंगे कि एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। विधायिका का काम है कि किसी भी कानून के प्रारूप को तैयार करना। उसको लागू कौन करती है? तो उसको लागू कार्यपालिका करती है। और विवादों का निपटारा कौन करती है? तो न्यायपालिका करती है। विवाद व्यक्ति व्यक्ति के मध्य भी हो सकते हैं, व्यक्ति और राज्य के बीच भी हो सकते हैं, और राज्य राज्य के बीच भी हो सकते हैं। सभी विवादों का निपटारा न्यायपालिका करती है। तो इसी आधार पे जब आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियों की घोषणा की तो इन्होंने क्या किया कि शासन व्यवस्था के तीनों अंग अलग अलग राजधानी में होंगे। जैसे इन्होंने कुर्नूल की जो घोषणा की तो इसको जुडिशियल कैपिटल बनाया। क्या बनाया? जुडिशियल कैपिटल। यानी कि अब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है? तो न्यायिक राजधानी कौन सी हुई? तो कुर्नूल। न्यायिक राजधानी होगी कुर्नूल। दूसरा अमरावती, तो अमरावती के को क्या बनाया है? तो लेजिस्लेटिव कैपिटल। ये क्या हुआ? तो विधायिका राजधानी किसको बनाई है? तो अमरावती को। और तीसरा एक अंग बच गया, कौन सा? कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल किसको बनाया है? एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापत्तनम को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रश्न? कि राज्यपाल ने 3 राजधानियों संबंधी बिल को अनुमति दे दी है। अब 3 राजधानी बनाएंगे आंध्र प्रदेश में। कौन कौन सी? कुर्नूल, अमरावती और विशाखापत्तनम। फिर मैंने आपको बताया है कि शासन व्यवस्था के 3 मुख्य अंग होते हैं। विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना, तो विधायिका राजधानी कौन सी हुई? अमरावती। लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी हुई? आंध्र प्रदेश की अमरावती। दूसरा कार्यपालिका, इसका काम क्या है? कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून नियम को लागू करना। तो आंध्र प्रदेश ने कार्यपालिका की राजधानी किसको बनाया? तो विशाखापत्तनम को। आपसे प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश की कार्यपालिका राजधानी कौन सी है या एग्जीक्यूटिव कैपिटल कौन सी है? तो कौन सी थी? विशाखापत्तनम। और तीसरा बचता है क्या? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका वाली
तो न्यायिक राजधानी कौन सी हुई? कुर्नूल हुई। तो ये पहला मुद्दा था अपना 3 राजधानियों संबंधी। भारत का पहला राज्य बन गया है कौन? आंध्र प्रदेश इस मामले में। ठीक है, राज्यपाल ने अनुमति दे दी है। दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि ब्रिटेन ने महात्मा गांधी के सम्मान में सिक्का जारी करने का निर्णय लिया है। ठीक है, महात्मा गांधी के सम्मान में सिक्का जारी करने का निर्णय लिया है। पहले बैकग्राउंड सुनेंगे ताकि ये याद रहे। पूरी दुनिया में रंग भेद के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है। किसके बिल? रंग भेद। जब से अमेरिका में एक अश्वेत की पुलिस ने गोली मार के हत्या की थी, उसके बाद से तो जितने भी देश हैं जो पूर्व में उपनिवेश बनाते थे, उपनिवेश का अर्थ होता है कॉलोनी बनाना, जैसे ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी भारत को बनाया था, तो उन राष्ट्रों ने रंग भेद की नीति से खुद को बचाने के लिए या अपने लोगों के अंदर एक बेहतर समन्वय करने के लिए वो नई नई नीतियां चला रहे। जैसे ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, इन्होंने खूब कॉलोनीज बनाई थी सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तो खत्म हो गई थी ये चीज़ें। तो उसी क्रम में एशियाई और भारतीय लोगों को रिझाने के क्रम में क्या किया है ब्रिटेन ने? तो ब्रिटेन ने महात्मा गांधी जी के सम्मान में सिक्का जारी करने का निर्णय लिया है। तो आपसे बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राष्ट्र ने महात्मा गांधी जी के सम्मान में सिक्का जारी करने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? ब्रिटेन ने। पहली चीज। दूसरी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहीं से अपन नोट कर लेंगे कि सबको पता है कि महात्मा गांधी का जन्मदिन कब आता है? तो 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में क्या बनाया जाता है? तो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्या है? तो 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है पूरी दुनिया में? तो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। 2 इंफॉर्मेशन है यहाँ। पहली क्या है कि किस राष्ट्र ने महात्मा गांधी जी के सम्मान में सिक्का जारी किया है, करने का निर्णय लिया है? ब्रिटेन ने। दूसरा एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। ठीक है, अगला मुद्दा देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में बीएसएनएल ने भारत एयर फाइबर सर्विस किस राज्य में शुरू की? या दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीएसएनएल ने भारत एयर फाइबर सर्विस की शुरुआत किस राज्य से की? तो किस राज्य से की? तो महाराष्ट्र से की। किससे की? महाराष्ट्र से की। ये चीज क्या है? तो इस चीज को समझो कि जो रिमोट एरियाज हैं, मतलब जो पिछड़े इलाके हैं, शहरों से दूर इलाके हैं, दुर्गम क्षेत्रों में इलाके हैं, उन तक भी इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए 2 चीजें हैं इसमें। वायरलेस इंटरनेट भी देंगे और ब्रॉडबैंड भी देंगे। वायरलेस इंटरनेट भी देंगे और ब्रॉडबैंड भी देंगे। कहां तक? तो बीएसएनएल के पोर्ट से वायरलेस इंटरनेट 20 किलोमीटर तक। ठीक है, जो ओरिजिनल मोटो है भारत एयर फाइबर सर्विस का, वो क्या है कि रिमोट एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी देना। तो ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे इसका। जो लक्ष्य है वो क्या है? तो रिमोट एरियाज में, या आप इसको लिख सकते हैं, रिमोट एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। और स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज और याद रखना, डिजिटल इंडिया के तहत शुरू किया गया है ये प्रोग्राम। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं पूरी चीजों को। क्या है? तो बीएसएनएल ने भारत एयर
फाइबर सर्विस की शुरुआत किस राज्य से की? तो महाराष्ट्र से की। दूसरा, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव एयर फाइबर सर्विस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिमोट एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना या अवेलेबल करवाना। दोनों चीज देंगे, वायरलेस कनेक्टिविटी भी देंगे और ब्रॉडबैंड भी देंगे। और वायरलेस कनेक्टिविटी कहां तक? 30 किलोमीटर तक। कोई नहीं पूछेगा, अपने को सिंपल चीज याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव कहां से शुरू की और किस प्रोग्राम के तहत की? तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत शुरू की। अगला मुद्दा देखते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेंगे, बेरूत धमाका। स्टैटिक इंफॉर्मेशन देखेंगे तो स्टैटिक इंफॉर्मेशन यही है कि पहला क्या है कि भाई लेबनान की राजधानी बेरूत में, तो पहला तो अपना यही हो गया कि भाई लेबनान की राजधानी कौन सी है? बेरूत में है। बहुत आसान प्रश्न है, आज के दिन कोई नहीं पूछता है। आगे चलते हैं। बंदरगाह पर अमोनियम नाइट्रेट के गोदाम में विस्फोट हुआ जिससे 1000 लोग मारे गए तथा 4000 लोग घायल हो गए। क्या है? तो अमोनियम नाइट्रेट। यहां प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही हुए बेरूत बंदरगाह पर धमाके में किस औद्योगिक केमिकल का प्रयोग हुआ या किस औद्योगिक केमिकल में विस्फोट हुआ? तो कौन सा था वो? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट। और अब अपन अमोनियम नाइट्रेट को डिटेल से देख लेते हैं। यहां आप पिक्चर देख सकते हैं, इसमें इस धमाके की गंभीरता को महसूस किया जा सकता है कि कितने व्यापक क्षेत्र पे जन और धन की हानि हुई थी। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट को देखेंगे पहले। अमोनियम नाइट्रेट, सबसे पहली चीज तो क्या देखेंगे कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो क्या है? तो NH4NO3। केमिकल फॉर्मूला क्या है? NH4NO3। दूसरा, स्ट्रक्चर कैसी है? तो स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कलर कैसा है? तो कलर है व्हाइट। और चीज पूछ सकते हैं, और अमोनियम नाइट्रेट के बारे में अपने पास क्या जानकारी है? तो और पूछ सकते हैं कि सोल्यूबल इन वाटर, मींस पानी में घुलनशील है। पहला कि केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो NH4NO3। उसकी स्ट्रक्चर कैसी है? तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल्स के रूप में उसकी स्ट्रक्चर मिलती है। कलर कैसा है? व्हाइट है। और तीसरा, सोल्यूबल इन वाटर, मींस पानी में घुलनशील है। और क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? तो और इंफॉर्मेशन हो सकती है कि प्योर फॉर्म जो होती है, यानी कि प्योर NH4NO3 है, वो एक्सप्लोजिव नहीं होता है। तो इसको भी लिख लेंगे अपन। अगला पॉइंट यही लिख लेंगे कि प्योर अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव नहीं होता है। मींस कि जो प्योर अमोनियम नाइट्रेट है वो विस्फोटक नहीं होता है। तो प्रश्न अब ये उठता है कि बेरूत में जो धमाका हुआ है अमोनियम नाइट्रेट में, तो वो फिर कैसे हुआ? तो उसका जवाब सीधा सीधा है कि जांच एजेंसियों ने दो संभावनाएं जताई है कि पहली तो ये कि किसी ने उसको बाहर से डेटोनेट किया है, यानी कि विस्फोटक कैसे होता है? तो उसके दो ही शर्तें हैं कि या तो आप उसको किसी फ्यूल के साथ मिला दीजिए या किसी ऑक्सीडाइजर की मदद से आप उसको एक्सप्लोड कर दीजिए। ठीक है, तो दो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि या तो किसी ने बाहर से डेटोनेट किया है, या तीसरा कि इतनी लार्ज क्वांटिटी में वहां पर अमोनियम नाइट्रेट रखा था। कितना? अबाउट 2700 टन।
वहां पे 2700 टन के करीब क्या रखा था, अमोनियम नाइट्रेट। तो दूसरी संभावना जताई जा रही है कि इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट होने के कारण हो सकता है कि उसके अंदर हीट जनरेट हो गई हो और उससे एक्सप्लोजन हुआ हो। तो अपने ये काम की चीज नहीं, अपने काम की चीज यहीं तक है कि प्योर अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक्सप्लोजिव नहीं होता है। तो कैसा होता है, तो या तो अमोनियम नाइट्रेट को किसी फ्यूल के साथ अपन उसकी रिएक्शन करवाएं तो एक्सप्लोजिव है, ऑक्सीडाइजर डाल दे एक्सप्लोजिव है, ठीक है, प्योर फॉर्म में नहीं है। अब पर्सन ये आता है कि काम किस आता है, तो ये काम का भी पर्सन आ सकता है। तो काम किस आता है, तो इसको नोट कर लेंगे। यूज्ड इन कमर्शियल एक्सप्लोजन मीन्स व्यावसायिक एक्सप्लोजन में काम आता है, लाइक माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मीन्स कमर्शियल एक्सप्लोजन मतलब माइनिंग के अंदर अपन अमोनियम नाइट्रेट को यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, एक्सप्लोजन के लिए। ठीक है, एक बार दोबारा देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय रहा है, तो पर्सन पूछ सकते हैं आपसे। तो यहां से देखेंगे कि पहला प्रश्न तो यही कि भाई किसकी राजधानी, तो लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ धमाका। धमाके में या धमाका किस औद्योगिक केमिकल के कारण हुआ, तो अमोनियम नाइट्रेट। और इस अमोनियम नाइट्रेट के बारे में डिटेल से देखेंगे तो अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला तो NH4NO3। दूसरा स्ट्रक्चर कैसी, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तीसरा कि सोल्यूबल इन वाटर, कलर वाइट। और प्योर जो फॉर्म है अमोनियम नाइट्रेट की वो एक्सप्लोजिव नहीं है। एक्सप्लोजन के लिए क्या करना पड़ता है, तो अपन कोई इसके अंदर कोई गैस मिलाएं या फिर फ्यूल मिलाएं या फिर इसको ऑक्सीडाइज करें, तभी एक्सप्लोजन होता है। काम किस लिए आता है, तो काम आता है कमर्शियल एक्सप्लोजन में, यानी कि माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे इनमें यूज होता है। ठीक है, अब एक प्रश्न बढ़ता है कि भारत में अमोनियम नाइट्रेट का प्रबंधन एवं रख रखाव किस नियम के तहत होता है। बहुत गहरा अगर प्रश्न पूछेगा, पूछ सकता है, तो इसको लिख लेंगे। नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेंगे कि भारत के अंदर अमोनियम नाइट्रेट का रख रखाव कैसे किया जाता है, प्रबंधन किस नियम के तहत किया जाता है। तो इसको लिख लेंगे कि द अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, पूछा जा सकता है कि भारत में प्रबंधन और रखरखाव अमोनियम नाइट्रेट का किस रूल के तहत है, तो किसके तहत है, तो अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012। दूसरा कि अंग्रेजों के जमाने से कानून बना आ रहा था द एक्सप्लोजिव एक्ट 1884, उसी के तहत यह रूल बनाया गया था। तो यह भी लिख लेंगे, अंडर द एक्सप्लोजिव एक्ट 1884। इस एक्ट के तहत यह रूल बनाया गया कि भारत में अमोनियम नाइट्रेट का रखरखाव कैसे किया जाएगा, इसकी एक विस्तृत सूची दी गई। तो यह अपना बेरूत धमाका था। अगले मुद्दे पे चलते हैं स्टूडेंट्स, किसान रेल। किसान रेल स्टैटिक इंफॉर्मेशन इसमें क्या है कि प्रथम किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई। फर्स्ट कहां से कहां तक, तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई। और यह क्या है, एक साप्ताहिक रेल है, यानी कि सप्ताह में एक बार आती है।
और इसकी घोषणा किस में की गई? तो यूनियन बजट 2020-21 में इसकी घोषणा की गई। यह तो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। अब ये रेल चलाने का प्रयोजन क्या था या इसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या था? तो सबको पता होगा कि सरकार ने घोषणा की थी कि 2022 तक किसानों की आय डबल। सरकार ने संकल्प लिया था कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगना कर देंगे। उसी क्रम में ये एक कदम उठाया है किसान रेल। अब कोई भी पूछ सकता है कि भाई ओरिजिनली है क्या ये किसान रेल? दिख रही है, ट्रेन आ रही है, किसान बैठे हैं। काम क्या है कि जो किसान के पास क्या होता है, एक तो एग्रो प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो वो खेती में उपजाता है, दूसरे एग्रो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं या प्रोडक्ट्स, एग्रो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। अब किसान के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? किसान के पास सबसे बड़ी समस्या होती है कि जल्दी खराब होने वाली चीज़ों का उसको उचित दाम नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज वगैरह यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो सरकार ने इस रेल को एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में प्रयोग किया है। कैसे? कि इस रेल के अंदर प्रशीतक लगाए जाएंगे, यानी कि कोल्ड स्टोरेज के रूप में बनाया जाएगा। इसको डिजाइन किया गया है रेल को, ताकि किसानों की वेजिटेबल्स, एग्रो प्रोसेस्ड फूड्स वो सड़े नहीं, वो सही मंडी तक पहुंच जाएं और किसान को एक निश्चित आय हो सके। ये जो मूल मोटो है इसका, कि एक साधारण ट्रेन नहीं है कि भाई आप रेलगाड़ी और की तरह, मालगाड़ी की तरह है कि सामान रख दिया और चली गई। नहीं, इसमें कोल्ड स्टोरेज यानी कि फ्रीज लगे हुए हैं, प्रशीतक, बड़े बड़े प्रशीतक लगे हुए हैं, जिनमें वेजिटेबल्स, एग्रो प्रोसेस्ड फूड्स किसानों के एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ताकि उसको उसकी उपज का उचित मेहनताना मिल सके, वो सड़े नहीं और उसकी जो उसकी आय बढ़ाने में योगदान देगा। ये किसान रेल का मोटो था। और इस रेल को चलाने का इसके पीछे बड़ा उद्देश्य यही था कि सरकार ने प्रतिबद्धता दर्शाई थी कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। उसी क्रम में एक कदम किसान रेल के रूप में उठाया है। ठीक है, अगला मुद्दा देखेंगे। ढेर सारी अखबारों में लंबे समय तक चलने वाली एक बड़ी खबर थी न्यायिक अवमानना, जिसमें वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवमानना के मामले में 1 रुपए की सजा दी गई। तो अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि न्यायिक अवमानना में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, फिर एक एक चीज को डिटेल से बताएंगे कि न्यायिक अवमानना होती क्या है, कहाँ से आई, भारतीय संविधान में इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं और क्या ओरिजिनली अवमानना होती है। पहले स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। पहला यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के ट्वीट मामले में स्वतः संज्ञान यानी कि स्यू मोटो, खुद से संज्ञान लेते हुए इसे दुर्भावनापूर्ण अपमान बताया और क्या किया, न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया। कोई नहीं पूछेगा किस पे अवमानना का केस लगा। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किसकी अध्यक्षता में बेंच बनी थी जिसने सजा सुनाई। तो किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो न्यायाधीश अरुण मिश्र की अध्यक्षता में। न्यायाधीश अरुण मिश्र की अध्यक्षता में एक बेंच बनी थी जिसने अवमानना का दोषी पाया किनको? प्रशांत भूषण को। और उनके साथ 2 और न्यायाधीश कौन थे? तो BR गावी और कृष्णा मुरारी। यहां तक भी बहुत कम चांसेज है कि आपसे प्रश्न पूछा जाए। तो प्रश्न कहां से पूछा जाएगा? तो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे या तो न्यायिक अवमानना होती क्या है या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है। तो अब अपन मूल मुद्दे पे आते हैं कि ये अवमानना क्या है। तो कहां से आई अवमानना की ये अवधारणा? तो अवमानना की अवधारणा आई ब्रिटेन से।
इंग्लैंड से आई, ब्रिटेन से आई। दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देता हूं, ब्रिटेन से आई। ये अवधारणा कहां से आई? ब्रिटेन से आई। कैसे है, इसके पीछे से क्या तर्क है, वो सारी चीजें देखते हैं। हुआ क्या था कि ब्रिटेन में राजा का शासन होता था और न्यायिक शक्तियां भी राजा में ही सम्मिलित थी या समाहित थी। न्याय का कार्य भी राजा ही करता था और चूंकि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, ये एक परंपरा थी ब्रिटेन के अंदर, तो राजा के द्वारा दिया गया कोई भी आदेश या कोई भी निर्णय वो आम जनता की आलोचना से परे था। अगर कोई आलोचना करता है तो वो क्या होगी? अवमानना होगी। किसकी? राजा की अवमानना होगी। फिर इसने सफर तय किया और जब कोर्ट्स बनने शुरू हो गए तो इसका नाम बढ़ गया न्यायिक अवमानना, यानी कि न्यायपालिका की अवमानना करना। अब अवमानना क्या है कि अगर न्यायपालिका कोई भी आदेश देती है, कोई भी निर्णय लेती है, कोई भी डिक्री या किसी प्रकार का कोई भी केस हो, उस पर कोई भी निर्णय दिया है, तो वो किसी भी व्यक्ति, संस्था द्वारा उसका अनुपालन किया जाएगा। अगर अनुपालन नहीं करता है तो वो अवमानना है न्यायालय की। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और कोई व्यक्ति, संस्था या सरकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करती है तो न्यायपालिका को यह पूर्ण अधिकार है कि वो उक्त व्यक्ति, संस्था या सरकार को जो भी दोषी है उसको सजा दे सके। ये न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के तहत रजिस्टर्ड है। क्या है? तो अवमानना क्या हुई? कंटेम्प्ट क्या हुआ कि न्यायपालिका के द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय, डिक्री, आदेश, अगर कोई भी व्यक्ति, संस्था उसकी अनुपालन नहीं करती है तो वो क्या होगी? न्यायपालिका की अवमानना होगी। एक चीज ये है। दूसरी ये है कि भाई कोई भी पर्सन कर सकता है कि भाई आर्टिकल 19 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसके तहत वो बोल सकता है। पर इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले मामले में एक चीज कही जाती है कि आलोचना निष्पक्ष हो, दुर्भावनापूर्ण ना हो। तो यहां देखेंगे कि क्या बताया कि प्रशांत भूषण का जो मामला है वो क्या है? दुर्भावनापूर्ण अपमान। यानी कि कोर्ट ने कहा कि आप आलोचना करिए पर वो निष्पक्ष हो, दुर्भावना से परे हो। अगर आपने ये किया तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगा, अगर किया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। ठीक है, तो प्रशांत भूषण के मामले में दुर्भावनापूर्ण अपमान बताया और इनको 1 रुपए की सजा हुई। ठीक है, अब कोई भी पूछ सकता है कि भाई कितने प्रकार के होते हैं? तो न्यायिक अवमानना भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है सिविल और एक होती है आपराधिक। ठीक है, तो अवमानना समझ में आ गई कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, ये समझ में आ गया कि अवधारणा कहां से आई है, ये समझ में आ गया कि आर्टिकल 19 यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या रिलेशन है। अब अगला प्रश्न बढ़ता है अपना कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में न्यायिक अवमानना के बारे में। तो पहली चीज देखेंगे तो वो है आर्टिकल 129, अनुच्छेद 129। ये क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय क्या होता है बताऊंगा, स्टेटमेंट देखते हैं। तथा अवमानना पर दंड देने की शक्ति है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है और अवमानना के ऊपर दंड दे सकता है। यह कौन कह रहा है? तो आर्टिकल 129 कह रहा है। ये अभिलेखीय न्यायालय क्या होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों अभिलेखीय न्यायालय है। क्या होता है अभिलेख? यानी कि इनका कोई भी आदेश, निर्णय, डिक्री
इनको संभाल के रखा जाता है, यानी रिकॉर्ड रखा जाता है, अभिलेख रखा जाता है उसका, तो ये अभिलेख न्यायालय है। तो पहला है 129 कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है और अवमानना के मामले में दंड देने की शक्ति है। दूसरा है आर्टिकल 142 क्लोज 2, 142 क्लोज 2। ये क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था की जांच, किसी भी व्यक्ति या संस्था की जांच या दंडित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सक्षम बनाती है। यह आर्टिकल क्या है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा अगर कोई भी अवमानना की गई है तो उसके खिलाफ जांच की जा सकती है या दंड दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय। तीसरा है अनुच्छेद, तो वो है 215, और ये क्या कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है और अवमानना पर दंड देने की शक्ति है। तो यहां से दो पर्सन बन सकते हैं अपने, एक स्टैटिक पर्सन बन सकता है। वो पर्सन क्या बन सकता है कि इनमें से आपको ऑप्शन दे देंगे कौन से अभिलेख न्यायालय है, तो अभिलेख न्यायालय कौन कौन होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान है किसको लेके, न्यायिक अवमानना को लेकर, तो आर्टिकल 129, 142(2) और आर्टिकल 215। अब बात आती है तीसरी कि न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971, ये क्या है। तो जो बात मैंने आपको बताई थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, वो इसमें लिखित है। क्या होता है कि भाई कोई भी व्यक्ति संस्था क्या नहीं कर सकती, किसी भी आदेश, निर्णय, डिक्री की आलोचना नहीं कर सकती, उसका अनुपालन करना ही होगा। और एक चीज इसमें और लिखी गई थी कि कोई न्यायाधीश भी न्यायपालिका की आलोचना नहीं कर सकता। दुर्भावनापूर्ण आलोचना में निष्पक्ष कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पर दुर्भावनापूर्ण या आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता, मानने ही पड़ेंगे। और न्यायाधीशों का पहला मामला था कर्नन का, जस्टिस कर्नन, खूब नाम सुना होगा, जिनको 6 माह की सजा दी गई थी कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये किससे था कि जो सारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मैंने चीजें बताई वो कहां लिखी गई हैं, तो यहां लिखी गई है, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971। और इसको संशोधन कब किया गया, अमेंडमेंट कब किया गया, इसमें अमेंड 2006 में। तो ये अपना पूरा था न्यायिक अवमानना। अगला मुद्दा देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी नौसैन्य अभ्यास होता है, वायुसेना का अभ्यास होता है, थल सेना का अभ्यास होता है, तो उसको नोट डाउन करते चले। इन पे पर्सन बनने की संभावना हमेशा रहती है। ठीक है, अपन हर वीक में ऐसे ही विभिन्न मुद्दों पे बात करेंगे, तो आप एक रजिस्टर मेंटेन करते चले। ढेर सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप हर दिन के 5 पेज बना रहे हैं तो महीने भर के 150 पेज हो गए, साल के इस हिसाब से 1800 पेज हो गए, याद नहीं रख पाएंगे। तो बेहतर यही है कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनको हम तैयार करते चलें तो आसानी हो जाएगी हमें पढ़ने में। अगला टॉपिक है अपना, अगला मुद्दा है पासेक्स नौसैनिक मार्ग अभ्यास। पासेक्स नौसैनिक मार्ग अभ्यास। सबसे पहला प्रश्न तो इन पे पूछा जाता है कि कहां हुआ, तो कहां हुआ, तो इसको साइड में लिख लेंगे, अंडमान एवं निकोबार में हुआ। तो कहां हुआ, तो अंडमान एवं निकोबार में हुआ। दूसरा प्रश्न ऐसे अभ्यासों पे पूछा जाता है किन किन के मध्य हुआ, तो भारतीय नौसेना और यूएसए नौसेना के बीच। तो किन किन के मध्य हुआ, तो भारतीय नौसेना और यूएसए की नौसेना के बीच हुआ। और इसमें किन किन जहाजों ने भाग लिया, यानी कि अगर बहुत डेप्थ में अगर आपसे वह प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, तो वो आपसे जहाज भी पूछ सकता है। तो कौन कौन सी, तो भारत की थी इंडियन नेवल शिप शिवालिक, इंडियन नेवल शिप सह्याद्री, कामोर्ता और राणा, ये 4।
शिवालिक, सह्याद्री, कामोर्ता और रायना। और यूएसए की, तो यूएसए के निम्स ग्रुप ने और 3 अन्य जहाज ने भाग लिया किसमें, पासेक्स अभ्यास में। कहाँ हुआ, अंडमान निकोबार में। उद्देश्य क्या था, मूल मोटो क्या था, तो रणनीतिक सहयोग बढ़ाना, एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करना, ये सब किसी भी अभ्यास का मूल एजेंडा भी यही होता है। ठीक है, अगला देखेंगे। इसी में एक ये डायग्राम है, इसको और देख लेते हैं कि इंडियन नेवी होल्ड्स पैसेज एक्सरसाइज विद यूएसएस निमित्ज कैरियर। ठीक है, जो मैंने आपको लिखवा दिया है कि उनका ग्रुप कौन सा था, ये जहाज कौन सी थी, निमित्ज ग्रुप के साथ ये भारतीय नौसेना के साथ अभ्यास किया है। अगला मुद्दा देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्या है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, डीक्यूएल इंडेक्स। तो इस कोई भी इंडेक्स पे पर्सन कभी भी पूछा जाता है तो सबसे पहला पर्सन पूछा जाता है कि जारीकर्ता कौन था। एक पर्सन सबसे पहली चीज पूछी जाती है ये कि उसका जारीकर्ता कौन था। सर्फ सर्क जारीकर्ता पे पर्सन पूछा जाता है। दूसरा रैंक्स पे पर्सन पूछा जाता है कि भाई किस देश की, या तो मेनली होता क्या है कि टॉप पूछा जाता है, और भारत है तो भारत के संदर्भ में पूछ लिया जाता है कि भारत की कितनी रैंक थी। ठीक है, इसको देखते हैं। तो जारीकर्ता कौन है, सर्फ सर्क। ये क्या है, तो ये सर्फ सर्क है एक ऑनलाइन प्रीवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ऑनलाइन निजता की सॉल्यूशन के लिए एक फर्म है सर्फ सर्क। ठीक है, जो एक इंडेक्स जारी करती है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। जो एक शब्द में अगर समझना चाहो तो यह है कि किसी राष्ट्र में इंटरनेट के या सूचना क्रांति का कैसा ढांचा है, कितनी स्वायत्ता है, उन सब का इंडेक्स है ये। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई जारीकर्ता कौन है, तो सर्फ सर्क है। क्या है ये, अगर इसका पूछा जा सकता है सर्फ सर्क है, आपसे सीधा ऐसे पूछा जा सकता है सर्फ सर्क है क्या है, तो ऑनलाइन प्रिवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ठीक है, अब देखो एक ये फैक्ट है, इसको याद रखेंगे कि टोटल कितनी कंट्रीज की रैंक निकाली है, तो 85 की, 85 कंट्रीज की रैंक निकाली है। और उसमें भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की है 57th। और पहली रैंक किसकी है, तो पहली रैंक है डेनमार्क की, डेनमार्क की। अब कोई भी एक आसान सा पर्सन पूछ सकता है कि ये इंडेक्स जारी करने के आधार क्या है, कि भाई आपने किस आधार पे कहा कि भाई डेनमार्क तो फर्स्ट है और इंडिया 57th है। तो इनके 5 आयाम हैं जिनके आधार पे ये एक सूचकांक या इंडेक्स निकालते हैं। तो 5 आधार क्या हैं वो देखते हैं। पांच आधार क्या है इसको अपन देखते हैं। तो पहला देखेंगे कि वो क्या वो 5 बुनियादी आधार हैं जिनके आधार पे ये इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो पहला क्या है, तो पहला है कि इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी। पांच आधार लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे एक एक को समझेंगे कि इंटरनेट की अफोर्डेबिलिटी किसी राष्ट्र में कितनी है। दूसरा, इंटरनेट की क्वालिटी कैसी है। तो किसी राष्ट्र में इंटरनेट की क्वालिटी कैसी है। तीसरा, ई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। किसी राष्ट्र में ई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। चौथा, ई गवर्नेंस कैसा है।
और लास्ट, किसी राष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी कैसी है? तो फिफ्थ, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, यानी कि ये आधार हैं। इन 5 आधार पे ये सर्क एक इंडेक्स निकालती है DQL, कि भाई इस राष्ट्र में इन 5 बुनियादी तत्वों के आधार पे हमने कहा कि यहाँ डिजिटल लाइफ ऐसी है। ठीक है, तो आधार क्या है कि भाई किसी राष्ट्र में इंटरनेट की अफोर्डेबिलिटी कैसी है, यानी कि जनता कितना सस्ता है, कितना महंगा है, अफोर्ड कर पा रही है कि या नहीं कर पा रही है। क्वालिटी कैसी है इंटरनेट की। इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है किसी राष्ट्र के अंदर, वहां ई गवर्नेंस कितना है, और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी कैसी है। इन 5 आधारों पे कौन सा इंडेक्स निकालते हैं ये लोग? DQL इंडेक्स निकालते हैं। और संस्था का नाम क्या है? DQL इंडेक्स निकालते हैं। संस्था का नाम सर्फ। ठीक है, और इंडिया की रैंक 57 दी कि हम इन 5 आधार तत्वों पे कि जितना जितना हमारा रैंक बन रहा है उनका ग्रोस टोटल किया और रैंक निकाल दी, और उसी आधार पे पहली रैंक किसकी है? तो डेनमार्क की। अगला मुद्दा देखते हैं स्टूडेंट्स, हॉर्नबिल। खूब चर्चा में रहा है हॉर्नबिल। ये पक्षी का जो फोटो दिख रहा है हॉर्नबिल, महत्व किस चीज का है? तो इस चोंच का और पंखों का। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इधर कई जनजातियों में इस पक्षी का सांस्कृतिक महत्व है। इसकी चोंच और पंखों से बनी हुई टोपी वगैरह पहनते हैं वो लोग, जिसका अपना सांस्कृतिक महत्व है। अपने मुद्दे की चीज ये है कि चर्चा में क्यों है? तो आजकल चर्चा में, ये बड़े चर्चा में इसलिए है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर वनों की कटाई की जा रही है, जिससे हॉर्नबिल के प्राकृतिक आवास पर खतरा पड़ा है। क्या हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर वनों की या पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है या चल रही है, उसके कारण हॉर्नबिल के प्राकृतिक आवास के ऊपर खतरा मंडरा गया है। ये तो हॉर्नबिल है कि भाई चर्चा में क्यों चल रहा है। अब चर्चा में है तो हम इनकी विशेषता पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो पहली विशेषता है कि भाई क्या कहा जाता है? तो इनको वन इंजीनियर या वन किसान भी कहा जाता है। वन इंजीनियर या वन किसान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स कि ये उष्णकटिबंधीय वनों में बीजों को फैलाने का काम करते हैं। बीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का काम करते हैं, इसलिए इनको वन इंजीनियर या वन किसान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसको लिख भी लेंगे चाहे कि उष्णकटिबंधीय वनों में बीजों को फैलाने का कार्य करते हैं। दो तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें, सारे बताएंगे। स्टैटिक इंफॉर्मेशंस को देख लेते हैं। तो पहला हो गया कि वन इंजीनियर या वन किसान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो मैंने बताया कि भाई उष्णकटिबंधीय वनों में बीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का कार्य करते हैं। दूसरा कि भारत में इसकी 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 9 प्रजातियां भारत में इनकी पाई जाती हैं। कौन कौन सी प्रजातियां हैं? तो ग्रे हॉर्नबिल है, मालाबार हॉर्नबिल है, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल है, मालाबार पाइड हॉर्नबिल है, रूप्स नेक्ड हॉर्नबिल है, ऑस्टिन की ब्राउन हॉर्नबिल है, नारकोंडम हॉर्नबिल है और ग्रेट हॉर्नबिल है। और ग्रेट हॉर्नबिल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसको अभी देखेंगे कि ये ग्रेट हॉर्नबिल है, ये अरुणाचल प्रदेश और केरल राज्य का राजकीय पक्षी है। इसको लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेट हॉर्नबिल के नीचे ऐसे करके लिख लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश तथा केरल का
तथा केरल का राजकीय पक्षी। केरल का राजकीय पक्षी। तो ग्रेट हॉर्नबिल ये प्रजातियों के नाम है, उसमें से एक जाति ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है। अब बात ये आती है कि इनका प्राकृतिक आवास कहाँ है या व्यापक रूप से कहाँ मिलते हैं। तो हॉर्नबिल व्यापक रूप से या तो पश्चिमी घाट में मिलते हैं या अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में मिलते हैं। उसके बारे में बता देते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। जब हॉर्नबिल का जिक्र आया है तो हॉर्नबिल के जिक्र में अपन पक्के टाइगर रिजर्व को जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ ये प्राकृतिक रूप से और बहुत सारी संख्या में पाया जाता है। तो ये पक्के टाइगर रिजर्व। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है। पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में है। इसको लिख लेंगे, कहाँ है ये, तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में अवस्थित है या है, एक ही बात है। ठीक है, तो एक ये प्राकृतिक रूप से व्यापक संख्या में कहां पाए जाते हैं, तो एक तो पक्के टाइगर रिजर्व में और दूसरा पश्चिमी घाट में। तो पक्के टाइगर रिजर्व कहां है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पक्के टाइगर रिजर्व कहां अवस्थित है, तो कहां है, तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है कि भाई ग्रेट हॉर्नबिल किस किस का राज्य के पक्षी है, तो किसका है, अरुणाचल प्रदेश का और केरल का। तीसरा आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आपको ऑप्शन दे दे 4 पक्षियों के नाम, इनमें से किस पक्षी को वन इंजीनियर या वन किसान कहा जाता है, तो हॉर्नबिल को कहा जाता है। अगला मुद्दा देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला मुद्दा है अगती द्वीप। चर्चा में क्यों है अगती द्वीप, तो हाल ही में एनजीटी ने लक्षद्वीप के अगती द्वीप में नारियल के वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी। तो स्टैटिक इंफॉर्मेशन इसमें क्या है कि हाल ही में एनजीटी क्या है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने लक्षद्वीप के अगती द्वीप में नारियल के वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी है। कोई नहीं पूछेगा नारियल के वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अवस्थिति पर कि अगती द्वीप भारत में कहां अवस्थित है। चर्चा में है अगती द्वीप, इसलिए पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि भारत में अगती द्वीप कहां अवस्थित है, तो कहां है, लक्षद्वीप में। हुआ क्या कि वहां रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसी क्रम में नारियल के पेड़ काटे जा रहे थे, जिसके ऊपर एनजीटी ने रोक लगा दी, इसलिए अगती द्वीप चर्चा में है। तो प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है कि अगती द्वीप की अवस्थिति कहां है, तो कहां है, लक्षद्वीप में। अगला मुद्दा देखते हैं स्टूडेंट्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे कभी भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें, एक चीज हमेशा याद रखें कि किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा चर्चा में आए तो अपन उसको वहीं नोट डाउन कर लें, क्योंकि इन पे बहुत सारी संभावना होती है और हर परीक्षा में संभावना होती है कि प्रश्न पूछे जाएं। तो अपना अगला है मुद्दा क्या है कि बाल श्रम अभिसमय क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना आज का ये। पहला क्या है, एक बार स्टैटिक इंफॉर्मेशन देखते हैं कि आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लोगों में भी लिख रखा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के अभिसमय 182 को एक बार रीड आउट कर लेते हैं, फिर समझेंगे चीजों को कि आईएलओ के अभिसमय 182 को
सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त हो गया है। दोबारा पढ़ देता हूं कि ILO के अभी समय 182 को सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त हो गया है। यह क्या है? अभी समय 182। सार्वभौमिक अनुसमर्थन क्या है? दोनों बताएंगे कि सार्वभौमिक अनुसमर्थन का अर्थ तात्पर्य यह है कि ILO के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सब ने पुष्टि कर दी। किसकी? अभी समय 182 की। तो यह तो होता है सार्वभौमिक अनुसमर्थन कि सब ने समर्थन दे दिया। दूसरा इसमें पॉइंट है कि अंतिम रेक्टिफाई करने वाला यानी पुष्टि करने वाला अंतिम देश कौन है? तो किंगडम ऑफ टोंगा। आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है प्रश्न यह कि अभी समय 182 को रेक्टिफाई करने वाला अंतिम देश कौन था? तो कौन था? तो किंगडम ऑफ टोंगा। यह अपनी बुनियादी चीजें हो गई। अब यहां से आ जाओ कि अभी समय 182 क्या है, 182 क्या है। अभी समय 182 क्या है कि बच्चों के ऊपर होने वाले सबसे बुरे रूप, दास्ता, वेश्यावृत्ति, सशस्त्र संघर्ष में शामिल करना, इन सब से बच्चों को बचाना क्या है? अभी समय 182 मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि और इसको सार्वभौमिक अनुसमर्थन मिल गया। अब ये चाइल्ड ओनर को भी और चाइल्ड्स के खिलाफ होने वाले जितने भी मानवाधिकार के मामले हैं उनमें भी सहायता करेगा अभी समय 182। तो इसको लिख लेंगे, क्या है अभी समय 182 कि बच्चों को या बच्चों की दास्ता, वेश्यावृत्ति, सशस्त्र संघर्षों में या सशस्त्र संघर्ष लिख लो, सशस्त्र संघर्षों में शामिल होने से रक्षा करना। बच्चों की दास्ता, वेश्यावृत्ति, देह व्यापार, सशस्त्र संघर्षों में अफ्रीका और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में होते हैं कि जहाँ अलग अलग ट्राइब्स एक दूसरे से लड़ रही हैं या कई आतंकवादी गुट हैं वहाँ जो छोटे छोटे बच्चों को क्या एक सैनिक की तरह उनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मानवाधिकार आयोग हैं या संस्थाएं हैं, जितने भी NGO वगैरह है वो काम करेंगे इसके ऊपर। क्यों? इसको सार्वभौमिक अनुसमर्थन भी प्राप्त हो गया। तो बच्चों की दास्ता, वेश्यावृत्ति, सशस्त्र संघर्षों में शामिल होने से रक्षा करने हेतु अभी समय 182 लेके आया गया। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पर्सन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला मुद्दा है और अपना लास्ट है आज का, मातृ मृत्यु दर, MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। क्या है MMR? तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि बच्चों को जन्म देते टाइम मां की मृत्यु हो जाना, उसको मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, मैटरनल। ठीक है, पहले एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं फिर बातचीत करेंगे कि ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जर्नल्स सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के कार्यालय ने मातृ मृत्यु दर के यानी कि भारत में 2016 से 18 में MMR मातृ मृत्यु दर के आंकड़े जारी किए हैं। और आंकड़े क्या हैं एक बार देख लेते हैं कि 2014 से 16 में 130, यानी एक बार आंकड़े देखेंगे फिर बातचीत करते हैं। 15 से 17 122 और 16 से 18 113। क्या होता है MMR और ये क्या आंकड़े हैं? 113, 122, 130। तो स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रत्येक जीवित पैदा हुए 1 लाख बच्चों पे माताओं की मृत्यु ही MMR है।
दोबारा बता देता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार प्रत्येक 1 लाख जीवित जन्मों के ऊपर माताओं की मृत्यु MMR है। ठीक है, तो वो 2014 से 16 में क्या थी, 130 थी, 15 से 17 में 122 और 2016 से 18 में 113, यानी कि 1 लाख मृत्यु। आगे आगे देखेंगे अगला कि हाईएस्ट MMR किसकी है, यानी कि सबसे ज़्यादा माताओं में मृत्यु की दर कौन से राज्य में है, तो यह है असम में 215। दूसरा है कि सबसे कम कहाँ है, तो यह है केरला में 43 और राजस्थान में तो 164, जबकि एवरेज क्या है 113, यानी कि राष्ट्रीय एवरेज से ऊपर है। अब माताओं की मृत्यु के बड़े कारण क्या होते हैं, तो बड़े कारण होते हैं कुपोषण, रक्त की कमी, ये सब कारण होते हैं माताओं की मृत्यु के। ठीक है, आंकड़े सीधे पूछे जा सकते हैं कि 2016 से 18 के दौर में भारत में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, तो क्या है 113 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में अपन 15 से 30 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। थैंक यू।